दोस्तों, कोई भी अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी 4 स्टेप्स होते हैं। उनमें फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यूएशन, टेक्निकल एनालिसिस और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो कंपनी का बिजनेस क्या है। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए वो स्टॉक को खरीदना कब है और बेचना कब है। यही सब हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे और हम एडवांस एनालिसिस से हमारे स्टॉक सिलेक्शन को बहुत ही बेहतर बनाएंगे। इस वीडियो में हम इंडिगो पेंट्स कंपनी का स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं। पहले देखते हैं इस कंपनी के बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर पेंट्स के बारे में जानेंगे तो आप सबको पता है पेंट्स हर जगह इस्तेमाल होते हैं। आप आपके नज़दीक में या इधर उधर आग घुमाएंगे तो भी आपको पेंट्स कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो समझ में आएगा। जैसे कि इंटीरियर वॉल्स, एक्सटीरियर वॉल्स, कार्स, बाइक्स, साइकिल्स, प्लेन्स, मशीन्स, होम इक्विपमेंट्स, रोड्स, रोड बाउंड्रीज, डिफेंस इक्विपमेंट, ऐसे बहुत जगह पेंट यूज़ होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि पेंट की कितनी ज़रूरत है और कितना बड़ा पेंट मार्केट है। तो अभी सवाल आता है कौन सी कंपनी चुने और क्यों हमने इस पर्टिकुलर बिजनेस में इंडिगो पेंट्स को चुना। तो चलो स्क्रीनर वेबसाइट पर इंडिगो पेंट्स को सर्च करते हैं। अभी उसके पीयर ग्रुप में चले जाते हैं। इस इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स सबसे बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप 2,75,745 करोड़ रुपए का है और हमने सिलेक्ट की हुई कंपनी इंडिगो पेंट्स है और इस कंपनी का मार्केट कैप 6,459 करोड़ रुपए है। तो अगर एशियन पेंट्स के साथ इस कंपनी को तुलना करें तो ये कंपनी बहुत ही छोटी है और इस कंपनी के पास मौका है कि ये कंपनी इतनी बड़ी बन सकती है। इसका मतलब 2,75,745 करोड़ डिवाइडेड 6,459 करोड़ यानी कि 42 गुना बड़ी कंपनी बन सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एशियन पेंट छोटी कंपनी हो जाएगी और इंडिगो पेंट्स बड़ी, बल्कि एशियन पेंट जैसे ग्रो कर रही है वैसे ही ग्रो कर सकती है और वो अपने मार्केट से बड़ा मार्केट कैप अचीव कर सकती है। और वहीं पर इंडिगो पेंट अगले 15 to 20 ईयर्स में एशियन पेंट जैसी बड़ी कंपनी बनने की कोशिश कर सकती है। अभी ये ऐसा क्यों पॉसिबल है, आपके दिमाग में ज़रूर ये सवाल आएगा। तो हम अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं 2013 में इस कंपनी का सेल 47 करोड़ रुपए था और 2024 में 10 साल बाद इस कंपनी का सेल 1255 करोड़ रुपए है। तो कितना गुना सेल बढ़ा? 27 गुना। यानी कि इस कंपनी को बिजनेस करना आता है। यह हमें इस पर्टिकुलर चीज़ से समझ में आता है। दूसरी चीज़, हम इसके वेबसाइट पर चले जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है और हमें पता है कि ये क्रिकेट स्पोर्ट्स में भारत में बड़ा नाम है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने ब्रांड एम्बेसडर को सही से चुनना जानती है और अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर के सामने सही से रखना भी जानती है। तो इस छोटी सी एनालिसिस से हमें पता चलता है कि इंडिगो पेंट्स एक अच्छे बिजनेस में है और वो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी है। तो इस पर्टिकुलर बिजनेस को हम हमारे फ्यूचर एनालिसिस के लिए ले सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ के हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अगर हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में ये पॉजिटिव था, लेकिन जैसे ही कंपनी ने सेल बढ़ाना शुरू किया वैसे ही कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन निगेटिव दिखना शुरू हो गया। लेकिन 2018 के बाद जो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ना शुरू हुआ वो अब अच्छा खासा बढ़कर लगभग 19% तक पहुंच चुका है, जिससे कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रहा है, वो हमें दिखता है। और उसके साथ साथ उनका नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो चलो अभी बैलेंस शीट पे देखते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व अच्छा खासा बढ़ रहा है। कंपनी के ऊपर लोन भी बहुत कम है। फिक्स असेट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है और अभी ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल के मुकाबले डबल दिख रही है, जिससे कंपनी एग्रेसिवली स्केल करने के पीछे है। वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट से पता चलता है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अच्छी बढ़ाई है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो अब हम और आगे बढ़ेंगे और हमारे फाइनेंशियल मॉडल में देखेंगे ये फाइनेंशियल मॉडल कैसे क्रिएट किया जाता है। वो हमने हमारे फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स जितना भी हुआ है उसमें सिखाया है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं और आप खुद भी इस तरह का फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो हमें डेटा चाहिए जैसे कि इनकम स्टेटमेंट का डेटा और बैलेंस शीट का डेटा, दोनों डेटा हमने ले लिया है और ये स्टॉक डेटा है वो भी अपडेट किया है। आगे बढ़ेंगे और इनकम स्टेटमेंट के अजम्पशंस को सही से समझते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज
वेटेड एवरेज के हिसाब से लगभग 19% से ग्रो कर रहा है। अगर हमारे अजम्पशंस में देखेंगे तो हमने कंजर्वेटिव साइड से पहले साल 15% और फिर 19% जो पहले से ही है और उसके बाद 20% की कंपनी ग्रोथ कर सकती है वो हमने कंसिडर किया है। फिर अदर इनकम जो 64% से बढ़ रहा है वो हमने 20% से बढ़ सकता है ऐसा कंसिडर किया है। फिर एक्सपेंस जो है वही कंसिडर किया है। फिर फाइनेंस कॉस्ट वही कंसिडर किया है। फिर डेप्रिसिएशन भी सेम कंसिडर किया है। हम बहुत लोअर साइड पे नंबर्स रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारा अजम्पशन सही निकल के आए। अभी आगे बढ़ते हैं और बैलेंस शीट में देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स और इन्वेंट्रीज सेम कंसिडर की है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। करंट असेट्स 56% से ग्रो हो रही थी, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं 2 साल में उनके ज़्यादा असेट्स बढ़ रही थी और बाकी के ईयर्स में कम बढ़ रही थी जो कि रिसेंट ईयर्स है। तो हमने भी आगे के ईयर्स में अराउंड 20% से बढ़ सकते हैं ऐसा अजम्पशन किया है। फिक्स असेट 26% से बढ़ रहे हैं और वो इस 1 ईयर में 70% तक बढ़ी थी, लेकिन जो अभी ये ग्रोथ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वही सेम ग्रोथ नहीं दिख सकती है, इसलिए हमने इधर कम ग्रोथ कंसिडर की है जो कि 15% है। लेकिन अगर असेट्स फ्यूचर में और बढ़ते हैं तो आप रेवेन्यू नंबर्स भी और ज़्यादा बढ़ते हुए देख सकेंगे जिससे कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा। हम कंजर्वेटिव साइड पे रखना चाहते थे, इसके लिए 15% कंसिडर किए हैं। अगेन नॉन करंट असेट्स 174% से बढ़ रहे हैं और हमने ओनली 10% से बढ़ सकते हैं ऐसा कंसिडर किया है और उसका रीज़न भी सेम है जो हमने फिक्स असेट के टाइम पे डिस्कस किया। इन नंबर्स पर कोई भी डिबेट कर सकता है और हमेशा अजम्पशन नंबर डिबेटेबल होते हैं और हर किसी के एक्सपीरियंस के अनुसार डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस से भी वो नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। फिर कंपनी के पास कैश जो है वो अच्छी खासी अवेलेबल हो रही है और वो शायद री इन्वेस्ट करेंगे और थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे सकते हैं। वो पूरा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। उनको एवरेज 74 करोड़ की कैश की ज़रूरत रहती है। फिर करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ सेम रखी है। तो इस तरह से बैलेंस शीट के अजम्पशंस थे। अभी मूव करते हैं और ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट क्या बन रही है उसके ऊपर बात करते हैं। आप देख सकते हैं इधर रेवेन्यूज 1255 करोड़ से जंप करके हमारे अजम्पशन में अराउंड 2939 करोड़ तक जाते हुए दिख सकते हैं। प्रॉफिट 148 करोड़ से जंप करके 369 करोड़ तक जाता हुआ दिख सकता है। पहले वही रेवेन्यूज 625 करोड़ से 1255 करोड़ तक जंप किए थे, बल्कि हमारे अजम्पशंस में नंबर स्लाइट हायर साइड पे दिख रहे हैं जो कि हमने फिक्स असेट में ग्रोथ की वजह से और उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस की वजह से रेवेन्यू बढ़ सकता है ऐसा कंसिडर किया था। वही उनका प्रीवियस इनकम जो है वो ट्रिपल हुआ था और हमारे अजम्पशंस में वही इनकम डबल से थोड़ा ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं और बैलेंस शीट में देखते हैं। तो बैलेंस शीट में ओवरऑल रिजर्व अच्छा खासा ग्रो होता हुआ दिख रहा है और कंटिन्यूसली ग्रो होता हुआ दिख रहा है और टोटल बैलेंस शीट भी अच्छी ग्रो हो रही है। फिक्स असेट में हमने थोड़ी ही ग्रोथ रखी है और वो 505 करोड़ से ग्रोथ होकर 645 करोड़ तक जा सकती है। तो ऐसे ओवरऑल बैलेंस शीट भी बहुत ही अच्छी दिख रही है। कैश फ्लो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ के वैल्यूएशन देखते हैं। वैक यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा 9.64% कैलकुलेट होके आया है। टर्मिनल ग्रोथ हमने 5% कंसिडर की है और जो हमारा इक्विटी वैल्यू कैलकुलेट होके आई है वो है 6,798 करोड़ की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन में 5.33% की ग्रोथ दिख रही है और कंपनी का शेयर इंट्रिंसिक प्राइस के नज़दीक में ही ट्रेड कर रहा है ऐसा दिख रहा है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन में इस बार देखने के लिए उतना नहीं है, लेकिन रेशो एनालिसिस देखते हैं और हमारे पोटेंशियल शेयर प्राइस क्या हो सकती है वो डिस्कस करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल रिस्क रेशोज को देखेंगे तो कंपनी में कुल रिस्क निग्लिजिबल नज़र आ रही है, लेकिन इफिशियंसी रेशोज में कैश कन्वर्जन साइकिल पूरी तरह से खराब दिख रहा है और एक्सपेक्टेशन है कंपनी शायद अच्छे इंप्रूवमेंट लाए और अच्छे नंबर्स लेके आए जिससे ओवरऑल कैश कन्वर्जन साइकिल भी अच्छा दिखे। आगे बढ़कर फाइनेंशियल्स को देखते हैं। इसमें आप देखो फ्री कैश फ्लो अजम्पशंस में अच्छा बढ़ रहा है और इसी की वजह से ये शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन रहा है, वो हमें इधर से दिखता है। ऐसा क्यों वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ग्रोथ रेशोज भी अच्छे दिख रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज भी अच्छे दिख रहे हैं। अभी जो हमारा सबसे ज़रूरी डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है वैल्यूएशन रेशोज में।
हमने जो ऊपर में देखा था वो DCF वैल्यूएशन था, और ये जो देखेंगे वो है वैल्यूएशन रेशोज। दोनों चीज़ें अलग है और दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर प्राइस में अगर हम देखें तो शेयर ने हायर प्राइस से अच्छा खासा डाउनसाइड दिखाया है, और अब इस 1008 रुपये के डाउन वैल्यू के बाद अब ये शेयर 1356 रुपीज़ तक रिकवर हो चुका है, जो अब करंट प्राइस है, और मार्केट कैप ऑलमोस्ट हाफ हो गई थी। क्या इधर से शेयर रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, और क्या हमें इस शेयर में एवरेज 50 की पी वैल्यू मिल सकती है, वो देखने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत लोग बुलिश रहते हैं क्योंकि बिजनेस अच्छा है, और अगर हमें 50 का पी मिलता है तो हमें 25% की शेयर वैल्यू में ग्रोथ मिल सकती है। अगर हम इधर 25% ऐड करें तो नियर बाय 50 के रेंज में शेयर का पी रहता हुआ दिखता है, और 1356 रुपये से 4138 रुपीज़ तक ये शेयर जाता हुआ दिखता है। अगर हमें इस शेयर का पी एनालिसिस करना है तो हम स्क्रीनर वेबसाइट पर वापस जाते हैं और देखते हैं तो इस कंपनी को पी 162 तक ऑफर हुआ था, और वही अभी कंटिन्यूअसली डाउन जाता हुआ 43 तक आया हुआ है। और अगर प्राइस को देखें तो एक लेवल पर कंसोलिडेट हो रहा है, तो कल प्राइस बढ़ी तो हमें एवरेज 25% की ग्रोथ शेयर दिखा सकता है। अभी प्राइस इंटरेंसिक प्राइस के पास ट्रेड कर रही है, इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रखेगी तो कंटिन्यू यहाँ से ग्रोथ दिख सकती है। आज इस शेयर से इन्वेस्टर दूर है, लेकिन कल इन्वेस्टर आने के चांसेस है, तो मेरे जैसा इन्वेस्टर इसमें एक छोटी अमाउंट से हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्या ओवरऑल स्ट्रैटेजी हो सकती है इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट की, वो हम टेक्निकल एनालिसिस से समझेंगे। थोड़ा अगर शेयर होल्डिंग के ऊपर ध्यान दें तो प्रमोटर्स में जलान फैमिली प्लस हेलोजन केमिकल्स का मिलाकर 45.21% का शेयर होल्डिंग है। FIIs के पास 7.73% होल्डिंग है, और DIS के पास नियर बाय 2% की हिस्सेदारी है, और प्लेज परसेंट 0 है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम आगे बढ़ के टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करेंगे, और हम एंट्री और एग्जिट पर्टिकुलरली नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिस्क कम है या फिर ना के बराबर है, वहाँ थोड़ा इजी होता है कि शेयर में इन्वेस्टमेंट कौन से प्राइस पर होनी चाहिए, क्योंकि भले शेयर नीचे जाए उसमें हमारा प्रॉफिट ही होता है। वैसे क्यों? क्योंकि जब हम किसी ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें और नीचे की प्राइस मिलती है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी प्राइस होती है। हमें लॉस नहीं करना है, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और हमें 40% मिनिमम रिटर्न्स एवरी ईयर मिले, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। और अगर 6 मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें तो हमें 20% का रिटर्न तो आना चाहिए। तो हम इस पर्टिकुलर चार्ट को देखते हैं तो हमें दिखता है कि शेयर IPO के बाद हायर प्राइस पर खुला था, और अब यही शेयर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। जब कोई शेयर एक लेवल पर कंसोलिडेट करता है तो वो शेयर अपनी प्राइस को होल्ड कर रहा है, ऐसा हमें दिखता है। अभी ये कंसोलिडेटेड पीरियड अराउंड 3 इयर्स का हो चुका है, और अभी इसी करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री होती है तो हमें फर्स्ट गेन 27% का दिख रहा है, और उसके बाद शेयर प्राइस थोड़ी नीचे आएगी क्योंकि ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल है, और शेयर ने ऑलरेडी एक बार रेजिस्टेंस प्राइस तक जाने की कोशिश की है, और अब दूसरी बार कोशिश कर सकती है क्योंकि अभी शेयर सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और जब फर्स्ट प्राइस अचीव कर लेगा तो वो रेजिस्टेंस प्राइस बनेगी, फिर शेयर प्राइस वापस नीचे आ सकता है और तीसरी बार रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। रेजिस्टेंस को ब्रेक तभी कर सकता है जब इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर ये शेयर इस रेजिस्टेंस को पार करेगा तो शेयर प्राइस 2250 से 2700 तक प्राइस दिखा सकती है, और फिर ये 2250 तक शेयर होल्ड कर सकता है कुछ अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आने तक, और अगर होल्ड होगा तो फिर से ये शेयर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर अभी से नेक्स्ट क्वार्टर अच्छे नहीं आए तो ये शेयर नीचे की स्तर पर आएगा और हमें 980 रुपीज़ तक की प्राइस दिखा सकता है, और वो हमारे लिए एवरेज करने के हिसाब से अच्छी प्राइस रहेगी, जिससे हमें एक अच्छी एंट्री प्राइस मिल सकती है, और हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस ट्रेड को होल्ड करने की ज़रूरत हो सकती है, जिससे हमें डबल रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि यहाँ हमारी नियर बाय एवरेज प्राइस रहेगी। तो अगर हम इस ओवरऑल एनालिसिस को अच्छे समरी में देखें तो हमारी अभी की एंट्री प्राइस रहेगी, फिर हम रेजिस्टेंस पर इस शेयर को बेच सकते हैं,
और वापस खरीदी कर सकते सेम नीचे सपोर्ट पर और इंतज़ार कर सकते बड़े टारगेट्स के लिए। और अगर बड़ा टारगेट अचीव होता है तो पहले टारगेट पर 50% बेचेंगे और इंतज़ार करेंगे कि और अगली प्राइस क्या मिलेगी। यहाँ सपोर्ट पर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और अगर ये नेक्स्ट प्राइस मिली तो हम इस ओवरऑल शेयर को बेच के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और वापस इसे नीचे वाले सपोर्ट पर वापस खरीदी कर सकते हैं। और फिर अब हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, जिससे हम एक स्टॉक में अच्छे से ट्रेड कर सकेंगे और अच्छे रिटर्न्स ले सकेंगे। हमने इधर सारे रिटर्न्स मेंशन किए हैं। अभी समझो ये सिचुएशन नहीं होती है और यहाँ खरीदने के बाद वापस स्टॉक नीचे के लेवल पे आता है, तब हम और शेयर खरीद के एवरेज कर सकते हैं और सेम टारगेट्स के लिए जा सकते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे हम एक स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और एक स्टॉक में से एग्जिट के बारे में प्लान कर सकते हैं। जब भी कोई स्टॉक अच्छे बिजनेस में हो और अच्छे लेवल पे मिल रहा हो तो हमारे पास एक एंट्री एग्जिट होनी ज़रूरी है। तो इस ओवरऑल एनालिसिस में इतना ही था। अभी मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।